साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और आज हम एक ऐतिहासिक फैसला के संदर्भ में बात करेंगे। सर, क्या है केस, क्या मामला है? आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण को लेकर के एक बड़ा ही सघन कानून है जो 1989 में कानून बना था, जो बाद में और जाकर के ये कानून बहुत सख्त बनाया गया ताकि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनके साथ हजारों साल से जो उत्पीड़न हो रहा था, उस उत्पीड़न के खिलाफ जो है एक सख्त कानून हो ताकि लोगों में भय हो और उनके साथ कोई उत्पीड़न हो तो उस पर उनको न्याय मिल सके। तो इसी कानून का जो है आज एक जलवा कह सकते हैं या कहें कि उसका फल कह सकते हैं, 18 साल के बाद आया है। और ये भारत की धरती पर पहली दफा हो रहा है कि इतने बड़े केस में, ये जो एट्रोसिटी का एक मामला है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न का जो मामला है, इस मामले में 18 साल बाद एक फैसला आया है जो झारखंड के मेदिनीनगर सत्र न्यायालय में ये फैसला आया है। तो इस फैसले के कई बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, ऐतिहासिक पहलू हैं। उन पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें जो एक्यूज्ड थे यानी कि जिन पर आरोप था, जो आरोप तय हो गया, वो व्यक्ति भी बहुत बड़ा है। वो व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री तक रहा हुआ झारखंड का। और जिस व्यक्ति ने उत्पीड़न झेला यानी कि जिन्होंने SC/ST केस दर्ज कराया था, वो भी आज के डेट में भारत में एक जाना पहचाना नाम है। तो दो ऐसे दिग्गज जो एक दूसरे पर उत्पीड़न कर रहे, एक व्यक्ति उत्पीड़न कर रहा था, दूसरा जो है कि पीड़ित था। और पीड़िता ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और 18 साल बाद न्याय से राहत मिली। इस ऐतिहासिक केस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सभी सामान्य साथियों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप सभी जुड़े और आज एक बहुत ही अद्भुत केस के बारे में हम कहें, ऐतिहासिक फैसले के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि भारत की धरती पर लगातार ऐसे केस हो रहे हैं, ऐसे जो अन्यायपूर्ण रवैया हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ बहुत कम लोग खड़े हो पाते हैं और जो खड़े होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको डरवा दिया जाता है। तो इसी पर हम आज बातचीत करना चाह रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप सब लाइव कर लें और इसके बारे में बातचीत करें कि ये क्या केस है, किस परिस्थिति में ये केस प्रारंभ हुआ था, कितना मुश्किल रहा ये केस, और 18 साल का जो सफर है इस केस को जीतने में, या कहें कि जो पीड़िता था उसको न्याय किस रूप में मिला, आंशिक था कि पूर्ण रूप से न्याय मिला, और जो एक्यूज थे यानी कि जो आरोपी थे, जो जिन पर आरोप तय हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से क्या कोशिश की बचने के लिए, या कहे कि इस केस में जो है कि केस को ऑल्टर करने में या केस को बिगाड़ने में या केस रफा दफा हो जाए इसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया है। सर, केस जो है किस संदर्भ को लेकर हुआ था, किस आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न जो कानून है, ये कानून कई मामले में है। किसी को पब्लिक प्लेस में गाली देना, किसी के साथ मारपीट करना, किसी का घर जलाना, किसी के खाने पीने के सामान को बर्बाद करना, कुआं में टट्टी पखाना डालना, तमाम धाराएं हैं जो सेक्शन 3 के तहत ये सब जो पनिशेबल ऑफेंस है। और आप जानते हैं कि इसका एक पहलू है कि SC/ST का कोई भी सदस्य के साथ ऐसा होता है और दूसरा सदस्य जो SC/ST का सदस्य नहीं है, OBC का है, स्वर्ण है, तमाम लोगों पर ये धाराएं लागू होती है और उनको न्याय संगत जो है कि इस पर कानून चलती है या उनको इसमें न्याय मिलता है। तो इसी के संदर्भ में था कि उनके साथ इसी प्रकार का भेदभाव, गाली गलौज हुआ, सामान फेंक दिया गया, उनको परेशान किया गया, मैंने तमाम बातें जो उत्पीड़न के दायरे में आती हैं वो सब कुछ था। यह स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला था और इसके खिलाफ स्वाभिमानी विजय कुमार राम जो उस समय वहां पर डॉक्टर थे, पदस्थापित थे, उन्होंने इसको स्वाभिमान की लड़ाई समझ करके इसको लड़ा और उनको 18 साल बाद इसमें उनको फैसला चिकित्सक रहते हुए हुआ। बिल्कुल, चिकित्सक रहते, यही पहलू है जिन पर मैं बात करना चाहता हूं। आज के डेट में भारत का धरती पर बसने वाला वो चाहे चिकित्सक हो, चाहे वो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी कोई भी हो, यदि वो SC/ST समाज से आता है तो उसके साथ कभी भी एट्रोसिटी हो सकता है। कई आपने सुना होगा कई संस्थानों में कि उनकी किसी पब्लिश नहीं हो रही है, उनके साथ गाली गलौज किया जा रहा है, जाति सूचक बात कही जा रही है और उनको जो है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जाए, तो बहुत आम बातें हैं। तो इसलिए इसमें डॉक्टर होने के साथ साथ एक SC/ST के होना बहुत जरूरी है कि SC/ST के लोगों के साथ किसी भी पदवी पर रहने के साथ उत्पीड़न के केस होते रहते हैं, मसले होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय बड़ा ही कीमती न्याय मिलता है, बड़ा मुश्किल से मिलता है और न्याय के लिए जो लड़ाई की प्रक्रिया है वो इतनी लंबी हो जाती है। 18 साल कौन लड़ता है, आप खुद समझे, या आम लोगों से मैं गुहार करना चाहता हूं कि आप बताएं कि किस व्यक्ति के पास इतनी हैसियत होगी, इतना दम होगा कि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हुए 18 साल अपने न्याय के लड़ेगा, अपने लिए गवाह जुटा करके रखेगा। किसी ऐसी शख्सियत से जो उसका उत्पीड़न किया है, जो मंत्री हो, उसका पिता मंत्री हो, खुद MLA हो, और उसके साथ 18 साल लड़ पाएगा, ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इन्हीं संदर्भों में ये केस जो है ऐतिहासिक है, अद्भुत है, स्वाभिमान की लड़ाई का जीत है।
सर विषय बिंदु पर आते हुए उनका जो क्लाइंट थे, जिनके वर्सेस जिनके बीच में केस चला है, उनका नाम बताएंगे? बिल्कुल। साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूं। और आज हम, जैसा आपको बताया, कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करने वाले हैं, जो झारखंड के धरती मेदिनीनगर के सत्र न्यायालय में ये एक जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले ये जो फैसला आया है। और ये फैसला किस संदर्भ में था? तो 18 साल पूर्व भवनाथपुर में सेल यानी कि माइंस हॉस्पिटल में पदस्थापित एक चिकित्सक, जिनका नाम था विजय राम, और डॉक्टर विजय राम के साथ कुछ लोग, ना कहें ऐसे लोग जो दमनकारी लोग थे, शोषण करने वाले लोग थे, जो दबंग लोग थे, जो जिनके नजर में कानून का कोई महत्व नहीं है, किसी को भी मार देना, दबड़ देना, और विशेष करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ उत्पीड़न करना, तो जैसे उनके साथ बहुत आम बातें हों। उन्होंने, उनका नाम है भानु प्रताप शाही। आप जानते हैं कि वो एमएलए भी रहे, और उस दौरान जिस समय ये उत्पीड़न का मामला हुआ था, उस समय खुद वो वर्तमान एमएलए थे। उन्होंने जो है खुद अपने गुर्गों को भेज करके डॉक्टर विजय राम को धमकाया, पहले घर पे बुला करके धमकाया, और जो बंगला उन्हें अलॉट हुआ था, मसला बंगले को लेकर के था। और मसला ये था कि अनुसूचित जाति का दुसाध चमार जैसे लोग कैसे डॉक्टर बनकर के बंगले में कैसे रहेंगे, पहले उनको बंगले से निकल जाना, बंगले को खाली कर देना, जैसी धमकियां मिली। सर डॉक्टर विजय कुमार किशोरन कहाँ उसमें पदस्थापित? उस समय भवनाथपुर का सेल हॉस्पिटल है, यानी कि माइंस हॉस्पिटल है, उसमें बतौर वो चिकित्सा पदाधिकारी वो कार्य कर रहे थे। और वो भवनाथपुर में ही ये सारी घटनाएं हुई। ये उसी का बंगला था, भवनाथपुर माइंस हॉस्पिटल का ये बंगला था। डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर साहब को अलॉट हुआ था। लेकिन उससे पहले कभी कोई अनुसूचित जाति या कोई छोटे व्यक्ति, जिनको छोटा ही लोग कहता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी वो बंगला अलॉट हुआ नहीं था। तो एमएलए के लिए बड़ा ये चोट पहुंचाने वाली बात थी कि कैसे अनुसूचित जाति के लोग जो इतने बड़े बंगले में रहे, तो बंगला मेरा है। और उन्होंने ताला लगाने की कोशिश की। और ये मसला वहां ही नहीं रुका, उन्होंने डॉक्टर विजय राम के अनुपस्थिति में उनके सारे सामान को फेंकवा दिया और अपने नाम का ताला लगा दिया। और ये उन्होंने खुद नहीं किया, खुद उसमें शामिल रहते हुए अपने गनमैन लेकर के, गुर्गे लेकर के वहां गए थे, और तकरीबन 8 की संख्या में गए थे, और 8-10 की संख्या में, और इस केस को अंजाम दिया था। ये केस अपने आप में इतना पीड़ादायी था, क्योंकि भारत का डॉक्टर जो खुद चिकित्सा विज्ञान पढ़ करके आया है, जो लोगों की सेवाएं कर रहा है, जो खुद जातिवाद नहीं करता है, सभी जाति धर्म के लोगों का इलाज करता है, ऐसे व्यक्ति का सामान फेंका जा रहा है, बंगले खाली कराए जा रहे हैं, ताला मारा जा रहा है, डराया धमकाया सताया और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो ये केस पूरी तरीके से दमन शोषण का केस था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण कानून का उल्लंघन था। इसलिए डॉक्टर विजय कुमार राम ने इस केस को अनुसूचित जाति जनजाति जो केस माने कानून है, उस कानून के तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद कई प्रकार के तिकड़म लगे, उनको धमकाया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई, उनको समझौता करने के लिए बाधित किया गया, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने केस दर्ज कराया। और आप जानते हैं कि उस समय भानु प्रताप शाही एमएलए थे, और एमएलए रहते भर में उनको 2 महीने की सजा हुई, जेल होता है। उनके पिता स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, देहाती जी। क्या नाम था? झारखंड में देहाती, कुछ देहाती नाम है, लेकिन देहाती टाइटल उनका सभी लोग जानते हैं, चर्चित वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। तो भानु प्रताप शाही के पिताजी देहाती जी, वो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री थे, और भानु प्रताप उसमें वर्तमान एमएलए थे। उनको जेल की सजा होती है 2 महीने के लिए, और बाकी तमाम लोगों पर भी वो धाराएं लगती हैं, और तफ्तीश शुरू होता है। लेकिन ये केस इतना आसान नहीं था। ये SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में ये केस तो दर्ज हो जाता है, लेकिन मामला ऐसा होता है कि इस केस को रफा दफा करने के लिए जो गवाह थे, उनको धमकाया जाना, उनको भड़काना, उनको पैसे देना, उनको खरीदना, ये तमाम चीजें शुरू होती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इस केस को सीबीआई को दर्ज कर दिया था कि सीबीआई को देखेंगे, जबकि उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी थे, झारखंड के डीजीपी उस समय BD राम साहब थे, और तमाम लोग थे जो बड़े पदों पर थे, जो खुद को सेंसिटिव होने का यानी संवेदनशील होने का दावा करते हैं कि ऐसे मसलों पर संवेदनशील होकर के सुनवाई करते हैं। लेकिन 18 साल की कहानी ये बयां करती है कौन कितना संवेदनशील था। तो जब केस आगे बढ़ता है तो कई चीजें होती हैं, कई बड़ी ही नाटकीय घटनाएं होती है। जैसे जो गवाह थे उन गवाहों को धमकाया जाना। एक गवाह जो बहुत ही साधारण किसान था उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके उसको जेल में डाल देना। अब सोचिए कि जो साधारण व्यक्ति है जिसने ये घटना को देखी है, जो गवाही देने के लिए हिम्मत जुटाया है, उसको चोरी का इल्जाम लगा करके उस पर एफआईआर दर्ज करके उसको जेल भेजवाना, ये तमाम चीजें हुई तो कैसे कोई गवाही दे पाएगा। और दूसरे गवाहों को खरीदना, क्योंकि इसमें 2-3 गवाह जो है पैसे के दम पर बिक जाते हैं। कई गवाहों को होस्टाइल विटनेस कर दिया गया, यानी कि जिन गवाहों ने
बोला था कि हाँ हम गवाही दे रहे हैं, बाद में वो गवाह पैसे लेकर के या दबाव में आकर के वो मुकर जाते हैं, तो ऐसे हॉस्टाइल विटनेस भी इसमें सामने आए। तो ये बहुत मसला था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस केस में पहली दफा हो रहा था कि किसी एट्रोसिटी, SC/ST एट्रोसिटी केस में ये केस CBI को दिया जा रहा था, CBI को, ताकि ये केस को अल्टर कर दिया जाए, खींच दिया जाए, इधर उधर इसको बरगला दिया जाए। कई तिकड़म लगा करके इस केस को लंबित करने की कोशिश की गई, और लंबित इतना ही नहीं किया गया, विजय राम, उस समय डॉक्टर विजय राम साहस के साथ अडिग रहे, लड़ते रहे, और उन्होंने हर कदम पर लड़ाई, बहुत कानूनी संविधान का जो है कि साथ लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। और आपको जान करके बड़ी आश्चर्य होगा कि भारत के धरती पर यह पहला केस है जहां चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, CGM साहब को पहली दफा सो कॉज नोटिस हो रहा था कि ये डिले क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसमें DSP जो उस समय तफ्तीश कर रहे थे उनको भी बतौर नोटिस जाती है, 1 दिन का पेमेंट करता है और शायद सजा भी उस समय मिलती है, ये चीजें हैं। इसमें CBI से जुड़े हुए कई पदाधिकारियों को भी नोटिस जाती है, सो कॉज नोटिस जाता है, और CGM ऑफिस के 3 क्लर्क को सस्पेंड किया जाता है, शायद पहली दफा ऐसा कुछ हो रहा था। और कई ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके थे, इस केस में आ नहीं रहे थे, उनका भी कानूनी दबाव डलवा करके न्यायालय ने उनको अपने पास बुलाया और गवाहियां करवाई थी। तो इस प्रकार से यह केस बहुत ही बड़ा केस था, और यह केस राजधानी में यानी कि रांची में बहुत दिनों तक चला। विगत 2-3 महीना पहले ये झारखंड के मेदिनीनगर, जो पलामू जिले का जो जिला मुख्यालय है, वहां सत्र न्यायालय में ये केस आया वहां पर, और वहां युवा लोगों ने, युवा वकीलों ने इस केस को मजबूती के साथ लड़ा, और इसका जो है कि ऐतिहासिक फैसला आया। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें जो बताने की है वो ये है कि जो पीड़ित थे वो पीड़ित अनुसूचित जाति से आते हैं। डॉक्टर विजय कुमार राम नाम है उनका, और सेल यानी कि माइंस हॉस्पिटल भवनाथपुर में जो झारखंड का है वहां वो पदस्थापित थे। और जो पीड़िता के विपक्ष में जो खड़ा व्यक्ति था, जो एक्यूज था, जिन पर एक्यूजेशन यानी कि जिन पर जो आरोप है तय हो गया है, सजा भी उनको मिली है, तो वो नाम बड़ा नाम है, जो झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है। जिस समय उन्होंने ये घटना की थी, यानी कि जो उत्पीड़न किया था, उस समय वो MLA थे, मेंबर वो ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। उनके पिता उस समय झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इसी से आप जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं उनके रसूख का। तो ये लड़ाई अपने आप में बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हुआ व्यक्ति किसी ऐसे चिकित्सक से लड़ रहा था जो स्वाभिमानी है, जो संविधान का मानने वाला है। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ा मसला था। मसला यही नहीं रुकता है, मसला आगे बढ़ जाता है जब विजय कुमार तिसरन, जिसे हम डॉक्टर विजय कुमार राम के नाम से जानते हैं, जब उन्होंने इस केस को नहीं उठाया, इस केस को कंप्रोमाइज नहीं किया, इस केस में वो आगे बढ़ते गए, तो उन पर विशेषाधिकार हनन का मामला लगा करके इस केस को कमजोर किया गया। और यानी कि MLA साहब ने उन पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया कि हमारे दायरे पर ये इन्हें झूठा आरोप लगा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। तो उन पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा करके डॉक्टर विजय राम को हतोत्साहित करने, उनको परेशान करने जैसी भी घटनाएं इसमें आई है इस केस में। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। इन तमाम अड़चनों के बावजूद डॉक्टर विजय राम उर्फ डॉक्टर विजय कुमार तिरशरन, जिन्हें झारखंड का अंबेडकर भी कहा जाता है, जिन्होंने 50 किताबें लिखी है, जो संविधान के मानने वालों के लंबी सूची में शुमार हैं। यानी कि वो ऐसे अग्रणी लोगों में हैं जो संविधान को मानते हैं, संविधान की सुरक्षा, संविधान की समझ बनाने के लिए वो कार्य करते हैं। तो इस केस पर हम लोग आते हैं कि 18 साल पहले इस केस में जो भवनाथपुर से प्रारंभ हुआ था, एक चिकित्सक के साथ उत्पीड़न का मामला था, जो एक MLA के साथ घटित हुआ था। MLA के गुर्गों ने उनका सामान फेंका और उनके साथ गाली गलौज किया, उनको धमकाया, और बिना उनके अनुमति से, यानी कि उनके उपस्थिति में भी नहीं, उनके अनुपस्थिति में सामान बाहर फेंक करके उनके बंगले को ताला लगा दिया था। तो ये SC/ST का मामला था, और ये बड़ा ही संजीदा और गंभीर मामला था। इस मामले में यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बाकी जो लोग हैं वो डर जाते कि भाई डॉक्टर का कोई स्वाभिमान नहीं है, डॉक्टर पर कोई केस नहीं हो रहा है, तो बाकी कानून कहां है, हमको न्याय कहां मिलेगी। तो इस मामले में, इस दृष्टिकोण से यदि से हम देखें तो यह केस बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बड़ा यह केस है। तो इस केस का विगत कुछ सप्ताह पहले जो है इस पर न्याय आया है, और न्याय आंशिक रूप से ही सही, लेकिन ये न्याय बहुत बड़ा न्याय है, क्योंकि ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, तमाम भारतीयों को जो इस समुदाय से आते हैं, उनके अंदर एक विश्वास पैदा करता है कि हमारी रक्षार्थ, हमारी रक्षा में जो कानून है उसका हमें उपयोग करना चाहिए, उसके दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। न्यायालय मेरे साथ है, न्याय मेरे साथ है, संविधान मेरे साथ है, यह विश्वास जगाता है ये केस, यानी कि ये जो एट्रोसिटी का मामला है। और पूरी भारत की धरती में इकलौता ऐसा ऐतिहासिक केस है जिसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे।
जिसमें सीजीएम साहब को नोटिस जाता है, डीआईजी साहब को शो कॉज नोटिस जाता है, डीएसपी साहब को वेतन काटा जाता है और तमाम कर्मचारी जो सीजीएम ऑफिस के थे उनको सस्पेंड किया जाता है। और इस प्रकार से 18 वर्षों की एक लंबी यात्रा तय करके ये केस जो है डाल्टनगंज, जिसे अब हम मेदिनीनगर कहते हैं, जो पलामू जिला मुख्यालय है, झारखंड का एक जिला है, वहां पर यह केस जो 18 साल के बाद अपने मुकाम पर पहुंचती है। यह केस बड़ा महंगा है। महंगा इस संदर्भ में है कि 18 साल तक कौन लड़ता है भाई? कितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो अपने लिए 18 साल की लड़ाई लड़ते हैं? इतने गवाह कहां से आएंगे? गवाह इतने दिन तक कैसे टिके रहेंगे? वो भी जब सामने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री रहा हो, उसका पिता स्वास्थ्य मंत्री रहा हो, अपने एमएलए रहा हो, तो इतनी महंगी और इतना भारी लड़ाई आज के डेट में कितने लोग तैयार हैं? तो कितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आज 18 साल की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। इसलिए इस केस के माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं, हम न्यायालय का, माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि अभी आजादी के गुजरे 76-77 साल होने जा रहे हैं। अभी अनुसूचित जाति जनजाति के जो सदस्य हैं वो 18 साल अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उनके ऊपर यदि एट्रोसिटी का मामला होता है, उत्पीड़न का मामला होता है, तो कोई व्यक्ति किसान, कामगार, मजदूर, कर्मचारी 18 साल कैसे लड़ेगा? वो अपने बच्चों का भविष्य देखेगा, अपने पत्नी को पालेगा, अपने परिवार का पेट पालेगा कि वो एट्रोसिटी के मामले में वो अपना पैसा खर्च कर अपना जीवन लगा करके वो लड़ाई लड़ेगा? और ये एक दो नहीं, हजारों हर साल ऐसी घटनाएं दर्ज होती हैं और कई घटनाओं में न्याय नहीं मिलता है, कई घटनाएं वापस ले ली जाती है, कई घटनाओं को झूठ करार दे दिया जाता है, कई घटनाओं में जो गवाह होते हैं उनको हॉस्टाइल कर दिया जाता है कि इन्होंने गलत बोला था, झूठ बोला था, दबाव बोला था और न्याय उनको मिल नहीं पाता है। तो इस केस में न्याय आंशिक ही सही, आधा अधूरा ही सही, लेकिन यह संतोषजनक है क्योंकि इसमें जो विरोधी पक्ष था, इसमें उत्पीड़न करने वाला पक्ष था, वो बहुत ही बलशाली पक्ष था, मजबूत पक्ष था। इस केस के फैसले से यह पता चलता है कि सामने वाला उत्पीड़न करने वाला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो स्वास्थ्य मंत्री ही क्यों ना हो, एमएलए ही क्यों ना हो, उसका पिता ही स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, यदि वो कानून का रखवाला यदि सामने आ जाए, कानून पर यदि विश्वास हो जाए और कानून को अपने पक्ष में लेकर के या कानून का भरोसा करके यदि कोई व्यक्ति न्यायालय तक पहुंचता है, लड़ता है, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करता है, पैसों के साथ खरीदा नहीं जाता है, तो वो फैसले भी आते हैं, सजाएं भी होती है और न्यायालय का विश्वास भी जनमानस तक पहुंचता है। इसलिए साथियों, ये केस बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि 18 साल पुराना ये केस अपने मुकाम तक है। फैसला क्या आया? जी, इसमें 4 दोषियों को 1-1 साल की सजा मिली, कुछ उन पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है और ये सारे लोग उनके गार्ड थे, भानु प्रताप शाही के उस समय के गनमैन थे और उनके साथ चलने वाले चट्टे बट्टे थे जो यही काम करते थे, लोगों को धमकाने का, लोगों को पीटने का, लोगों को डराने का, लोगों के संपत्ति हड़पने का, लोगों के घरों में ताला लगाने के लिए लोगों को अपना धौंस दिखाना, यही वो काम करते थे। और ये काम बड़ी सामान्य रूप से वो कर रहे थे क्योंकि उनको किसी का डर नहीं था। पहली दफा उनको पाला किसी एक ऐसे व्यक्ति से पड़ा था जो कानून पे भरोसा करता था, जो न्यायालय पे भरोसा करता था, संविधान पे भरोसा करता था, जिसे अपना स्वाभिमान महंगा था या जो स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता था। तो जब स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने वालों से जब पाला पड़ता है तो स्वास्थ्य मंत्री को भी जो है कि न्यायालय के पीछे जाना पड़ता है या न्यायालय के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, उसको भी सजा मिलती है। तो ये संविधान स्वास्थ्य मंत्री नहीं देखता है, यह संविधान आपको एमएलए एमपी नहीं देखता है। यदि आप दोषी हैं, यदि आप उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप रसूख के दम पर किसी को डराने धमकाने वाले व्यक्ति हैं और भारत के धरती पर यदि आप गलत करने वाले व्यक्ति, गैर कानूनी काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये कानून आपके लिए ढाल बनकर नहीं, आपके लिए सजा बनकर के आएगी, आपको सलाखों के पीछे डालेगी। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो जनसाधारण कितना भी गरीब हो, कमजोर हो, किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, छोटा से छोटा व्यक्ति भी, क्योंकि वो भारतीय है, उसके साथ कानून है। यदि वो एससी एसटी का सदस्य है तो उसके साथ 1989 का एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट है, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण कानून है। और ये कानून बहुत सख्त है क्योंकि इस कानून में इतनी शक्ति है कि इस कानून में तमाम प्रावधान है, सजाएं मिलती है, कंपनसेशन मिलता है। यदि आप सक्षम नहीं है तो आपके साथ सरकारी वकील होगा यदि आप निर्धन है। लेकिन कानून अपनी जगह है, किताबें अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। हम जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, यानी कि हम जब सामाजिक न्याय के ग्राउंड पर, सतह पर हम देखते हैं तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमें तकलीफ देती है, हमें डराती है, हमें कानून पर भरोसा करने से कई दफा हमारे कदम को डगमगाती है। लेकिन जब से इस केस में, इस विशेष केस में जो 18 साल पहले प्रारंभ हुआ था, जब से फैसला आया है तो ये महत्वपूर्ण फैसला है। लोगों का विश्वास बढ़ता है, न्यायालय के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता है, हम न्यायालय में सम्मान करते हैं और
जिन्होंने भी ये फैसला सुनाया है आंशिक रूप से ही सही, क्योंकि इसमें जो मेन एक्यूज थे जिन पर उत्पीड़न का आरोप था वो बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? क्योंकि उन्होंने 2 महीने का सजा ऑलरेडी काट लिया था और उन्होंने तमाम तिकड़म लगा करके गवाहों को अल्टर किया, गवाहों को विस्टाइल घोषित किया, गवाहों को खरीदा। तो आखिर में यह फैसला आंशिक रहा, क्योंकि मेन एक्यूज जो थे यानी कि जो मेन दोषी थे उन पर दोष साबित नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को डराया, धमकाया, खरीद लिया गया। लेकिन बाकी उनके साथ जो गुंडे थे जिन्होंने धमकाया था, उस पर शामिल थे, उनको सजा मिली है। तो इस मामले में यह केस बड़ा ही ऐतिहासिक केस है, अनुकरणीय केस है, क्योंकि नियमित रूप से भारत की धरती से किसी राज्य से, चाहे वो औरंगाबाद जिला हो, चाहे हमारा गृह जिला जो रोहतास जिला हो, गया जिला हो, भभुआ जिला हो, मोहनिया जिला हो, अरवल जिला हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, तमाम जिलों से ऐसे केस हमको सुनने को मिलते रहते कि उत्पीड़न का केस हुआ है। अभी फिलहाल झारखंड से जो डॉक्टर साहब हैं, एक अभी वर्तमान में शिक्षक भी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने केस किया हुआ, 3-4 महीने हो गए वो भी इस लड़ाई को आगे लेकर के लड़ रहे हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी कई ऐसे केस को जानता हूं जिसमें एक केस दर्ज हुआ है, लेकिन वो केस कहां पहुंचा, स्पीडी ट्रायल हो रहा है कि नहीं, उनके साथ जो सरकार जो है कि उनको मुआवजा दे रही है कि नहीं, तमाम चीजें हैं जो विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। विस्तार से इस केस पर हमें चर्चा करनी थी और आज हमारे साथ भीम आर्मी चीफ करण जी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने जब इस केस के बारे में जब सुना तो बड़ा इनको हैरानी हुई और इन्होंने दिलचस्पी दिखाई। और तमाम यहां जितने आज साथी पहुंचे हैं जो कानून पर भरोसा करते हैं, जो संविधानवादी हैं, जो अंबेडकर के विचारों से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने स्वाभिमान पर जिंदा है और वो पैसे रुपए लेकर के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, वो अपने बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए संविधान को अपना ढाल बनाते हैं। ऐसे तमाम हमारे यहाँ पर साथी बैठे हैं। विशाल जी हैं, बाकी हमारे साथी हैं, राम नरेश जी हैं हमारे साथ, बिरजू जी हैं हमारे साथ में। तो तमाम साथी जो है, जो हमारे बहुजन शेर हैं, जो संविधान को अपना हितैषी मानते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं, न्यायालय और न्याय पर भरोसा करते हैं, इन साथियों का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद करते हैं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक केस में दिलचस्पी दिखाई और हैरानी भी जताई कि एक डॉक्टर जब इस केस में 18 साल तक घसीटा जा सकता है और कई मसले जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज हो सकती हैं। न्यायालय अपना काम कर रहा था, प्रक्रिया बहुत स्लो थी, लेकिन फिर भी मैं इस न्याय का स्वागत करता हूं, न्यायालय पर भरोसा जताता हूं। तो मैं अब आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 18 वर्षों तक चलने वाले इस न्याय की प्रक्रिया बड़ी महंगी है। महंगी इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति इस महंगी लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। हर व्यक्ति अपने लिए 18 साल तक गवाह जुटा करके नहीं रख सकता है। हर व्यक्ति जो है कि इतने रुपए पैसे नहीं ला सकता है जो अपनी लड़ाई को 18 वर्षों तक खींच करके, स्वाभिमान की लड़ाई को, और वो न्यायालय के चौखट पर एकदम अड़ा रहे, खुटा गाड़ दे। ऐसा बहुत कम हो सकता है। इसलिए 18 साल बाद आए इस फैसले का स्वागत करने के बावजूद भी मैं इसको आंशिक मानता हूं, आधा मानता हूं, क्योंकि मेन एक्यूज्ड यानी कि मेन जो कल्प्रिट थे भानु प्रताप शाही, वो बरी हो गए, उनको सजा न मिली, उनके गुर्गों को मिला। तो इस मामले में भी ये आंशिक है। इसके बावजूद भी मैं जो न्यायालय पे भरोसा जताता हूं, बस मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, भारत सरकार से, राज्य सरकारों से कि ऐसे केस में संवेदनशील, यदि आप मानते कि यह केस संवेदनशील है, यह मसला बड़ा गंभीर है, तो ऐसे केस में स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। विशेष न्यायालय के द्वारा ऐसे केसों को 1 साल के अंदर निपटारा होना चाहिए। और जो लोग भी, जो पदाधिकारी, जो तफ्तीश करने वाले पुलिस ऑफिसर, जो लोग भी इसमें यदि दोषी हो या कहीं ना कहीं इसको यदि गंभीरता से नहीं लिया, इस केस को उन्होंने खींचा, समय बेवजह गवाया, तो ऐसे तमाम लोगों पर कानून के सख्त से सख्त धाराओं के अंदर जो है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और ऑलरेडी है इसमें SC/ST एट्रोसिटी केस में प्रावधान है कि यदि इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यदि कोई कोताही बरतता है, FIR लेने से मना करता है, किसी प्रकार का ऑल्टरेशन करता है, तो वो भी सजा के हकदार होंगे। तो ऐसा कुछ है। तो इसमें हम लोग दरोगा से लेकर के, इंस्पेक्टर से लेकर के, DSP से लेकर के SP तक के लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनसे गुहार लगा सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। और हमारे साथ न्यायालय है, हम ऐसा विश्वास करके तमाम भारत के धरती पर जितने लंबित केस हैं SC/ST एट्रोसिटी का, उन सब के लिए हम भारत सरकार से हम आह्वान करते हैं, जिन राज्यों में लंबित है उस राज्य के सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि ऐसे केसों को स्पीडी ट्रायल करके जो पीड़िता है या जो पीड़ित है उनको न्याय दिलवाया जाए। क्योंकि तभी लोगों का जनमानस का भरोसा जो है कि न्यायालय में भरोसा, न्याय में और भरोसा संविधान में जगेगा। वरना हम सब भारतीय बनकर के रहेंगे, हमको न्यायालय, संविधान नहीं मिल पाएगा और हम वही दीनहीन बनकर के, वही दबे कुचले बनकर के हम भारत के उन्नति उत्थान में अपना योगदान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो डरा व्यक्ति है, जो समा व्यक्ति है, जो अन्याय झेल रहा व्यक्ति है, कभी भी स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकता है और वो भारत को मजबूत और भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कभी बढ़ नहीं सकता है। तो हमें यही कहना है कि ये
केस बहुत ऐतिहासिक था, महत्वपूर्ण था, जरूरी था सबको जानना। और आपको यदि लगे कि कोई बातें छूट गई है तो आप इनबॉक्स में आप कमेंट करके लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और आप जो है कि जरूरी बातें, जरूरी राय जो है कि हमसे साझा कर सकते हैं। तो साथियों, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, साधुवाद। और मैं उस शख्सियत का जिन्होंने बड़ी साहस के साथ, बड़ी स्वाभिमान के साथ इस केस को लड़ा, डॉक्टर विजय राम, जो वर्तमान दौर में डॉक्टर विजय कुमार तिरसरन के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें झारखंड का अम्बेडकर कहा जाता है, जिन्होंने संविधान के जागरूकता को लेकर घनघोर कार्य किया है, 50 किताबें लिखी है, उनको मैं सलाम करता हूं। और उन तमाम दोषियों को और आरोपियों को जो ये सोचते हैं कि मैं न्यायालय को दरकिनार करके मैं उत्पीड़न करता रहूंगा, मेरे साथ नहीं होगा, तो हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है, हर व्यक्ति जाग रहा है, हर व्यक्ति जुट रहा है, हर व्यक्ति स्वाभिमानी हो रहा है, हर व्यक्ति कानून के दायरे को समझ रहा है, हर व्यक्ति अब कानून को आत्मसात कर रहा है, हर व्यक्ति कानून के साथ साथ संविधान की हैसियत और उसकी अहमियत को समझ रहा है। अब उत्पीड़न करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। जो भी कानून का बगावत करेगा, कोई भी कानून के विपरीत जाएगा, हम सब एकजुट होकर के उसको कानून के दायरे में ला करके उसको कटघरे में खड़ा करेंगे और कड़ी से कड़ी उसको सजा दिलवाएंगे। जय भीम साथियों। ऐतिहासिक जीत के लिए डॉक्टर विजय कुमार तिरसरन जी को हम पूरे भीम आर्मी जिला कमेटी की ओर से उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने साहसिक कदम उठाते हुए, और ऐसे लोग से उनका लड़ाई था जो सरकार में थे, जो सत्ता में थे, जो पावर में थे, जिनके पास धन दौलत पावर पैर भी बेशुमार था, वैसे लोगों के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका, मान सम्मान और स्वाभिमान और संविधान की लड़ाई लड़ा। और आज 18 साल के बाद इनका केस इनके पक्ष में आया, और वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी उन्होंने जेल भेजने का काम किया, और जो डीएसपी थे वो भी हमको सुनने में आया कि एक दिन के लिए वो भी जेल गए। ना जाने कई अधिकारी को पेंशन रुका, कई लोग सस्पेंड हुए। तो ऐसे सिर्फ SC/ST केस में ये भारत का इकलौता ऐसा केस है, जहां तक हमको नॉलेज है कि भारत का इकलौता ऐसा केस है जहां SC/ST एक्ट में कोई स्वास्थ्य मंत्री जेल गया हो, कोई बड़ा व्यक्ति जेल गया हो, जिसमें कई अधिकारी जेल गए हों। तो क्यों ये सब संविधान के बल पे, ये सब विजय कुमार तिरसरन के सूझबूझ पे, उनके आत्मसम्मान पे ये सब संभव हो पाए। अगर हम लोग भी अगर संविधान के दायरे में रहकर अगर मान सम्मान स्वाभिमान से अगर समझौता ना करें, रुपया पैसा के लालच में अगर हमारे लोग ना बिके, तो यकीन मानिए कि संविधान सबसे बड़ा है, सबको न्याय दिलाएगा। हाँ, सबको न्याय दिलाएगा। लेट होगा, लतीफ होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े कुर्सी पे जो बैठे लोग हैं वो उनके लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको हमारा संविधान पे भरोसा है। अगर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर लड़ाई लड़ा जाए, संवैधानिक दायरे में अगर लड़ाई लड़ा जाए, वो भी सारे लोगों को मिल के, तो ये पहला केस नहीं, जितने भी लंबित केस है सभी केसों में हमारी जीत होगी। विजय कुमार तिरसरन जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वो हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं। वो बिहार के ऐसे ही, वो झारखंड के ऐसे ही दूसरे अम्बेडकर नहीं कहे जाते। उन्होंने लगभग 50 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनके कई किताब का तो अध्ययन हमने खुद किया। वो बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, निडर हैं। उनको जान मारने के लिए धमकी मिला, उनको नौकरी खत्म करने के लिए धमकी मिला, उनके ऊपर CBI ED भी लगाया गया। जरा सोचिए, लेकिन ये सब क्यों? वो तो नेता थे नहीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। वो हिम्मत नहीं हारे। वो तो नेता थे नहीं कि भानु प्रताप शाही को कोई डर था कि मेरे अगेंस्ट से चुनाव लड़ेंगे। उनको क्यों खटका कि एक दलित समाज का बेटा जो मेरे सामने लुंगी पहनता था, वह टाई बेल्ट लगा के आ गया, वो डॉक्टर बना, वो डॉक्टर में अधिकारी बना, और वो एक बंगला में रहेगा, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति आज बंगला में रहेगा। वो चीज से उनको खटक रहा था। विजय कुमार तिरसरन कोई चोर गुंडा क्रिमिनल बदमाश व्यक्ति थोड़ी थे, नेता थोड़ी थे, करप्ट नेता नहीं ना थे। वो तो अधिकारी थे। वो तो जाति धर्म मजहब बिना देखे हुए सभी का इलाज करते थे। लेकिन फिर भी ये मनवादियों को ये लोग खटकते हैं कि अगर कोई दलित का बेटा, कोई OBC का बेटा, कोई बैकवर्ड का बेटा अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या कुछ बनता है, तो लोग को खटकने लगता है कि धुआं में बैठने वाले लोग आज कुर्सी पे क्यों हैं, टाई बेल्ट क्यों लगा कर चल रहे हैं, अपने 10 लाख 20 लाख की गाड़ी से क्यों चल रहा है, ये खटकते हैं। तो हम लोगों को समझना होगा कि हम लोगों को अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना होगा। हम लोग को समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। क्या अपील करेंगे सर बहुजन समाज से? बहुजन समाज से यही अपील करेंगे कि ये हम लोग के लिए जो केस है, जो विजय कुमार तिरसरन ने जो 18 वर्षों के बाद एक केस का जो इन्होंने जो केस में जीत दर्ज किया, ये बिल्कुल ही साहसी है, बिल्कुल ही सराहनीय है। हम लोग को सभी बहुजनों को इससे सीख लेने की जरूरत है कि अगर मान सम्मान स्वाभिमान की से समझौता अगर नहीं किया जाए और स्वाभिमान के साथ अगर लड़ाई लड़ा जाए संवैधानिक दायरे में रहकर, तो हम लोग भी जीत दर्ज करेंगे। जितने भी लोग हैं अगर केस करते हैं, कभी भी हम लोग को समझौता नहीं करना है। कोर्ट है, न्यायालय है, हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। संविधान पे हमको भरोसा है, हमको अपने आप पे भरोसा है, हम लोग केस जीतेंगे। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, इस केस को जीत मिली है, और आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आप
तुरंत शेयर करें और इतना शेयर करें ताकि हर बहुजन समाज के लोगों तक यह मैसेज जाए कि उनको न्याय मिलेगा। अगर कानूनी तौर से अगर सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ा जाए और हिम्मत और साहस के साथ, सूझबूझ के साथ कानून के सहारा अगर लिया जाए तो निश्चित तौर पर उनको न्याय मिलेगा। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू। सामान्य साथियों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप सब लाइव जुड़े और एक ऐतिहासिक फैसले पर, ऐतिहासिक केस के बारे में आपने जो है कि अपनी राय भी दी है और कई लोगों ने कई बातें लिखी हैं, कई बात जानने की कोशिश की है, फिर भी आपने अपना महत्वपूर्ण वक्त निकाला। आप सभी का धन्यवाद करता हूं और एक आह्वान करके, आप सभी से गुजारिश करके, निवेदन विनती करके मैं अपनी बात को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। वो बात यही है कि हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न लोग नहीं हैं, हम लोग बिखरे हुए लोग हैं। तो हम सभी को ये सूझबूझ दिखानी पड़ेगी कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई समझ करके, समाज का लड़ाई समझ करके हम सभी को एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा होना है। यदि किसी व्यक्ति के साथ यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न होता है तो हमारे पास कानून है, इसके साथ साथ हम सबकी एकजुटता ही हमारी मजबूती है। हम आर्थिक रूप से एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हो, हम मोरल यानी कि नैतिक रूप पर भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, तभी हम ऐसे केस में जीत दर्ज करा पाएंगे। क्योंकि उत्पीड़न होता रहेगा यदि हम अलग अलग रहेंगे, बिखरे बिखरे रहेंगे। तो हम सबको एक दूसरे के साथ खड़ा होना है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके सामाजिक न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी है। क्योंकि न्यायालय तो हमारे साथ है, कानून भी हमारे साथ है, संविधान भी हमारे साथ है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कब आएंगे? जब हम एक दूसरे के साथ आएंगे, मजबूती के साथ खड़े होंगे, तब हमारा हौसला बढ़ेगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम सब शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे, तभी हमें जीत मिलेगी। हर कदम पर, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, न्यायालय में, तमाम जगहों पर हमें संगठित होने की आवश्यकता है। शिक्षित होकर के और संविधान के दायरे में ही अपनी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आप सबने वक्त दिया, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार, अभिनंदन करता हूं। आपको किसी प्रकार के भी कोई जानकारी लेनी हो या कोई राय रखनी हो तो आपका स्वागत है। आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके तमाम उन बातों का, उन कौतूहलों का, उन सवालों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय भीम, जोहार। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।